60% ऑफ इजरायलीज को लगता है कि उनके देश में सिविल वॉर हो सकती है, और ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आर्टिकल देख लो, इजरायली प्रेस ही रिपोर्ट कर रही है। ये पोल कराया था जूइश पीपल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें ये पाया गया कि 60% ऑफ इजरायली पब्लिक को लगता है कि हाँ, एक असली डेंजर है सिविल वॉर का। और ये सिर्फ पोल ही नहीं कह रहा, इजराइल के काफी पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं। जैसे एक ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन है। वैसे तो इजराइल में ऐसे कुछ लेफ्ट होता नहीं है, सभी कुछ सेंटर या राइट ही होते हैं, और लेफ्टी इजराइल में तो मतलब गाली ही होती है। ये जो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन है, कोट अनकोट, ये कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर बहुत ही जल्दी हमारे बीच में, हमारी सड़कों पर लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगे। बताओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी हारेट्स, जो कि एक इजरायली पब्लिकेशन है, उसमें लिख के बता रहे हैं कि भाई हाँ, पॉसिबिलिटी है सिविल वॉर की। जो एक्स सुप्रीम कोर्ट चीफ भी हैं, वो भी बताते हैं कि हाँ, इजराइल इज एक्चुअली हेडेड टुवर्ड्स अ सिविल वॉर। वो बताते हैं कि जो रिफ्ट है आपस में लोगों का, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है और उसको कोई भी एफर्ट नहीं किया जा रहा कि उसको ठीक किया जाए। आगे वो और ये भी बताते हैं कि भाई अगर वो होते चीफ जस्टिस, तो वो डेफिनेटली ब्लॉक करते जो प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने जो डिसमिसल किया है शिन बेट के चीफ का। इजराइल में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो सैकिंग करी है, जो हटाया है शिन बेट के चीफ को। शिन बेट बेसिकली वहाँ का इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे आप यहाँ का फॉर एग्जांपल मान लो सीबीआई या अमेरिका का एफबीआई। तो ये जो सैकिंग है, जो इनको हटाया जा रहा है शिन बेट के चीफ को, ये तो ट्रिगर पॉइंट है। असली रीजन क्या है, आज हम वो बात करेंगे। अब आप ये पूछोगे कि क्या बकवास फैला रहे हो यार, वो तो सभी ज़ायनिस्ट हैं, सभी मर्डरर्स हैं, उनको क्या सेपरेट करती है? वेल, अगर मेरे को बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताना हो तो सारे इजरायलीज भयंकर रेसिस्ट हैं। इसकी असलियत ये है, इजरायलीज इतने ज्यादा रेसिस्ट हैं सभी जूस, पर वहां पे बहुत सारे जूस ऐसे भी हैं जो अरब ओरिजिन के, नॉर्थ अफ्रीकन ओरिजिन के, और वो लोग जो हैं वो बड़ी रेडिकल है उनकी आइडियोलॉजी। तो इन लोग को ये नहीं एक्सेप्टेबल कि ये जो रेडिकल आइडियोलॉजी वाले लोग हैं ये हावी हो जाएं देश पर, जो एग्जैक्टली वहां पे हो रहा है। ब्रॉडली देखा जाए तो दो टाइप के जूस हैं इजराइल में। एक है अश्केनाजी जूस, जो कि मतलब मान लो व्हाइट यूरोपियन जूस हो गए। ये थे मेजरली जिन्होंने माइग्रेट किया था फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉलोकॉस्ट और उससे पहले तक इनटू पैलेस्टाइन। इसके बाद जो आते हैं वो है मिज़राही जूस। ये हैं वो सारे जूस जो आए थे अरब पॉपुलेशन से। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो है कलर का। जितने भी यूरोप से आए थे ये सब हैं गोरे, और ये लोग जो हैं मिज़राही जूस, ये सॉर्ट ऑफ अरब डिसेंट के हैं, तो इनका स्किन कलर भी अलग है। इसके अलावा रिलीजियस आइडियोलॉजी और वोटिंग पैटर्न भी अलग है। जितने भी अश्केनाजी जूस हैं वो वोट करते हैं सेंटर या फिर लेफ्ट, और जितने भी मिज़राही जूस हैं ये सब वोट करते हैं राइट। ये जो पर्टिकुलर आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये एक इजरायली यूट्यूब चैनल का ही है। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये पूरी चीज। ये बताता है कि एक साइड है वो सोचती है कि दे आर टू जूइश फॉर अरब नेबर्स, और जो दूसरी साइड है वो कहती है दे आर टू अरब फॉर अश्केनाजी जूस। अब आप इसका मतलब खुद ही समझ लो। तो एक लोग हो गए जो थोड़े से जो समझते हैं कि यार ये लोग तो कुछ ज्यादा ही जूइश हैं, एक लोग थोड़े मॉडर्न टाइप के हो गए, एक लोग हो गए जो उतने मॉडर्न टाइप के नहीं हैं और उनको लगता है कि ये लोग तो प्रॉपर में भी जूस भी ना हो। मतलब आइडियोलॉजी एकदम ही अलग। क्योंकि आप ये देखो, आइडियोलॉजी कहाँ से आएगी? आइडियोलॉजी आएगी आप जहाँ पे रहते हो। तो अगर कोई यूरोप से है तो उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होगी, अगर कोई अरब कंट्री से है तो उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। उनमें कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट ये कि वो दोनों ज्यूज हैं। तो अगर सिर्फ रिलीजन सेम होने का मतलब ये नहीं आइडियोलॉजी सेम होगी। पर जो इजराइल का केस है, यहाँ पे अगर कहीं सिविल वॉर अगर हो सकता है तो वो आएगा इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से, इनका जो सोशल एथनिक मेकअप है ना, उससे। दिस डोमिनेंस ऑल्सो मेक्स सेंस बिकॉज ये जितने भी ज़ायनिस्ट हैं ये एसेंशियली वेस्टर्न आइडियोलॉजी के। तो बिकॉज ये लोग पहले आए थे, ये लोग सारी चीज डोमिनेट करने लगे, चाहे वो उनकी मिलिट्री हुई, उनका पार्लियामेंट हुआ, इवन दो उनके जो पर्टिकुलर कोर्ट्स हैं उसमें तो मेजरली ये अश्केनाजी जूज ही हैं। और जो मिज़राही जूज हैं, जो कि बेसिकली मिडिल ईस्टर्न बैकग्राउंड के हो गए, ये बेसिकली आए जब इजराइल बन चुका था उसके बाद। तो जितने भी अश्केनाजी जूज हैं, जब ये लोग आए तब इन्होंने डोमिनेट कर लिया पूरा देश। वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इनफैक्ट जो डोमिनेंट लैंग्वेज थी वो भी इन्हीं की हो गई, एंड ये लोग बेसिकली बन गए मेजर डिसीजन मेकर्स। तो पॉलिटिकली भी बहुत डिवाइड आने लगा। तो ये जो इजराइल की सॉर्ट ऑफ डीप स्टेट है, ये है अश्केनाजी जूज, जो कि बेसिकली हो गए वहाँ के टेक्नोक्रेट्स एंड वहाँ का सुप्रीम कोर्ट। अब इसके खिलाफ क्या हो गया? इसके खिलाफ हो गया किंगडम ऑफ जुडिया एंड समारिया। जुडिया एंड समारिया मतलब वेस्ट बैंक, मतलब सारे के सारे सेटलर्स। अगर आप किसी भी इजरायली से बात करोगे ना, जो एक्चुअली मेन लैंड इजराइल का हो, तो वो लोग जनरली सेटलर्स को भी बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखते। एंड ये पर्टिकुलर फर्क है उनमें, क्योंकि उनको लगता है जो सेटलर्स हैं ये सेम पर्टिकुलर क्लास के नहीं है जैसे मेन जो एक्चुअल मेन लैंड इजराइल के जूज हैं। जो वहाँ की सरकार है, नेतन्याहू की सरकार, जो बेसिकली लिकुड पार्टी है, ये राइट विंग पार्टी है। एंड इसके साथ इसके जो पर्टिकुलर कोलिशन में लोग हैं, ये बेसिकली राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं। इनका नाम आपने हमारे चैनल पे बहुत बार सुना होगा, स्मोट्रिच एंड बेन गवीर।
नेतन्याहू खुद तो एशकेनाजी होगा, पर भाई ये आदमी है ना, इसका कोई ईमान नहीं है, ये तो वहां जाएगा जहां पे उसको पावर मिले, इसकी कोई लॉयल्टी है ही नहीं। आपने सुना होगा कि इजराइल में बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई थी, अभी के दौरान नहीं, ये अक्टूबर 7 के भी पहले की बात है। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा था? ये इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सरकार पूरा कंट्रोल चाहती थी। एंड अब आप पूछोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, हमारे देश में तो पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, इंडिया में है एक कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट्स द किकर, इजराइल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। यू गाइज में बी सरप्राइज टू नो दिस, बट वहां पे एक बेसिक सेट ऑफ लॉज है। अब आप देखिए, जब अक्टूबर 7 के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते थे कि ये अटैक क्यों हुए, एंड वो नेतन्याहू के करप्शन स्कैंडल्स में भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, एंड वो काफी सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है, वन ऑफ देम बीइंग कतर गेट। दिस इज व्हेन शिन बेट कम्स इनटू प्ले। हमने शिन बेट के बारे में बात की थी। नेतन्याहू जो है बेसिकली वो शिन बेट के चीफ को हटाना चाहता था, क्योंकि वो शिन बेट के चीफ से वो सारी चीजें करवाना चाहता था जो नेतन्याहू के इंटरेस्ट में हो। पर ये जो शिन बेट का चीफ था, इसने बोला कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा। और वहां पे इतने ज्यादा टकराव हैं, आप देखो कि ये आपस में जितने भी इनके एजेंट्स हैं ना, ये एक दूसरे की ही चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे के ही स्पाइंग करते रहते हैं। इस टाइप का माहौल हो गया उस पर्टिकुलर देश में, वो भी एट अ टाइम व्हेन दिस कंट्री इज एक्चुअली एट वॉर। ठीक है, वो कर रहे हैं, पर वो चारों तरफ उनके आसपास जितने भी देश हैं सबको टारगेट कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो कंट्री इतनी ज्यादा डिवाइडेड है। तो जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि नेतन्याहू शिन बेट के चीफ को हटाना चाहता था। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो बेसिकली कंट्रोल्ड है बाय एशकेनाजी ज्यूज, विच इज बेसिकली 12 और 15 जजेस आई बिलीव, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एज सरकार आप ये नहीं कर सकते। सरकार ने बोला हम सरकार है, हम जिसको चाहे हम हटा दें। अब ये है जहां पे एक्चुअली आपको डिवाइड और भी ज्यादा दिख जाता है, जब ऐसी मेजर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। बिकॉज शिन बेट का चीफ है, वो जाके इन्वेस्टिगेट करके ये बता सकता है कि नेतन्याहू का ही हाथ था अक्टूबर 7 में, एंड ये चीज प्रिवेंट की जा सकती थी। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज अ बैटल फॉर कंट्रोल। अब इसमें जो और डेंजरस एलिमेंट्स आ जाते हैं वो ये हैं कि जितने भी सेटलर्स हैं जो रहते हैं पूरे वेस्ट बैंक में, जिसको ये लोग जुडिया एंड समारिया कहते हैं, वो बेसिकली लार्ज पार्ट ऑफ द आर्मी भी है। तो अगर मान लीजिए ये क्लास डिवाइड और बढ़ता है तो आर्मी के बीच में भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली उनका जो मिनिस्टर है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, बेन गवीर, लेटेस्ट से आप कह लो, उनका जो पर्टिकुलर होम मिनिस्टर है, उसकी खुद की भी एक आर्मी है। कैन यू इमेजिन? एक तो आर्मी के बीच में ऑलरेडी डिवाइड हो सकता है बिकॉज ऑफ द टू काइंड्स ऑफ ज्यूज। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर मिलिशिया है जिसको कंट्रोल करता है ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट। इनफैक्ट ये आदमी तो इतना ज्यादा कट्टर है, इतना ज्यादा राइट विंगर है कि आईडीएफ ने भी बोल दिया था कि भाई हम इसको नहीं ले सकते। इस आदमी को एग्जेम्प्ट किया गया था कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग से, इतना ज्यादा कट्टर है ये। और जो एक और दूसरा राइट विंग है, जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, भाई वो तो कहता है कि भाई इट मे बी जस्टिफाइड, कि भाई वहां 20 लाख लोग हैं, हम उनको भुखमरी से मार दे, हमको ये कर देना चाहिए, पर दुनिया नहीं हमें करने देगी। तो आप ये देख लो ये किस टाइप के इनके नेता ही हैं। और ये जो अल्ट्रा राइट विंग है इजराइल में, इनके अपने टाइप के रैबाइज भी हैं। ये रैबाइज इतने ज्यादा रेडिकल हैं कि ये खुद ही उनको प्रचार करते हैं कि भाई आप जाओ, आप बच्चों को मारो। और ये अगर जाके रेप भी कराते हैं ना लोगों का, तो उनको भी ब्लेसिंग देते हैं। और इन सब जगहों पे क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जो ईरान है वो फुल ऑफ मुल्लाज है एंड एक्सट्रीमिस्ट हैं। भाई इजराइल में जो हालत है ना, वो कई बदतर है, इससे कई बदतर। एक रेपिस्ट को उनका संत, रैबाई तो उनका संत हो गया ना, उसको ब्लेसिंग दे रहा है, हाँ बहुत अच्छा करके। तो ये जो दो फैक्शंस हैं, एशकेनाजी ज्यूज एंड मिज़राई ज्यूज, ये डिवाइडेड है ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड इनफैक्ट इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी है। एंड प्रॉब्लम उनके लिए ये है कि इन दोनों के बीच में आपस में बहुत ज्यादा इंटरमिंगलिंग भी नहीं होती। ये 2018 की स्टडी है, इजरायली मीडिया ही हमें बता रही है कि जो ज्यूज हैं एज्ड बिटवीन 25 एंड 43, तो सिर्फ 15% ही हैं मिक्स्ड हेरिटेज के। मतलब ओवरऑल ऑफ दीज ईयर सिर्फ 15% ही आपस में मिक्स हो पाए। और इसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया था कि ये लोग भारी रेसिस्ट हैं, ये लोग बेसिकली वाइट सुप्रेमेसिस्ट ही हैं, ऐसा कह सकते हैं इन लोग को। इनके अंदर इतनी ज्यादा डीप रूटेड है ये चीज कि जो इथोपियन ज्यूज आए थे, वो बेसिकली ब्लैक हैं इन स्किन कलर, उनको बर्थ कंट्रोल दिया गया था विदाउट देयर कंसेंट फॉर ईयर्स, ताकि वो बच्चे ही ना पैदा कर पाए। अपने देशवासियों के साथ ही इस टाइप का बिहेवियर है। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा डिवाइडेड है ये लोग। इसके अलावा नेतन्याहू के अपने खुद के स्कैंडल्स हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो सीरियसली बीमार भी है। और जो नेतन्याहू है वो एक्चुअली अमेरिकन ही है, वो फुल अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकता है। एंड ऐसा और कोई भी नहीं है पर्टिकुलर इजराइल में। वो जितना अच्छा अमेरिका को समझता है और उनकी बैकिंग ले सकता है उन सारे क्राइम्स के लिए जो इजराइल करता है, शायद कोई और ना कर पाए। आपने ये चीज भी सुनी होगी इजरायली पार्लियामेंट के बारे में, जो कि एक्चुअली सच है, कि वहां पे जो अरब्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट में। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, ये एशकेनाजी ज्यूज चाहते हैं कि अरब्स आए ताकि वो ब्लॉक कर सके मिज़राही ज्यूज की सीट्स, इसलिए आपको वहां अरब्स मिलते हैं उनके पार्लियामेंट में। उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक रीजन है। तो जो नेतन्याहू पे आए फिर से, तो इसने ना दो साइड्स को, क्योंकि वो खुद एशकेनाजी ज्यू है, इकट्ठे रखा हुआ है। अब क्या होगा अगर मान लो ये चल बसे या कुछ भी ऐसा हो जाए, एक वैक्यूम क्रिएट हो
जाएगी एंड दोनों साइड्स आ जाएंगी पावर लेने के लिए। एक तरफ एश्केनाजी जूज जो अभी सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं और दूसरी तरफ जो मिज़राई जूज हैं, ये बेन गवीर और ये सब जो अभी एक्चुअली सरकार में काफी चीज कंट्रोल करते हैं। एंड ऑलरेडी इजराइल के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तो गाजा को नहीं टेक ओवर कर पा रहे, हर तरफ उन्होंने जंग छेड़ी हुई है, और तो और वहाँ के जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो इतनी ज्यादा तंग आ चुकी है इस चीज से कि जो वहाँ के आर्मी के रिजर्विस्ट हैं वही नहीं आते ज्वाइन करने। एंड ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जो भी मेजोरिटी हमने आपको यहाँ पे आर्टिकल्स दिखाए हैं वो पूरे इजरायली मीडिया के ही हैं। ये एक और पर्टिकुलर आर्टिकल देख लो, न्यूयॉर्कर का है, ये तो बताता है कि जो 40% ऑफ इजरायलीज हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। एंड इसका एक मेन बहुत बड़ा रीजन है जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो इजरायली आर्मी है वो बनी है जाके क्विक वॉर्स लड़ने के लिए। गए 6-7 दिन में सामने वाले को तबाह किया, वापस आ गए। तो जितने भी रिजर्विस्ट हैं या एक्चुअली वहाँ के टेक इंडस्ट्री में या जो भी नॉर्मल नौकरी पेशा वाले लोग हैं, इनको आदत नहीं है कि जाके सालों साल लड़ाई लड़ दी। तो इसलिए जब उनको ऐसा करना पड़ रहा है तो वो फिर से रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते। और तो और इस पे ऐड अप कर दो जो गाजा में जाके क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा ही ना मेंटल हालत पे। भाई अब आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। अभी तो हालत ये है कि रोज के रोज इजराइल में प्रोटेस्ट होती हैं। जो इजरायली लोग हैं वो आपस में भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। जो वहाँ के लोग हैं वो खुद ही मानते हैं कि भाई हमारी तो ह्यूमैनिटी ही छीन ली है इन लोगों ने। एंड स्पेशली आप इसमें ये भी ऐड कर दो कि इजरायली लोगों को अपने देश से बाहर निकल के जाना, घूमना बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में कितने सारे लोग आते हैं ये इजरायलीज, एंड ये बहुत सारी जगह जहाँ जाते हैं, इंडिया आप छोड़ दो, लोग इन पे थू करते हैं। लोगों को नहीं चाहिए कि ये लोग यहाँ पे आए, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब तो 40% इजरायली लोग भी कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि वो देश ही छोड़ दें। ये एक इजरायली न्यूज़पेपर ही बता रहा है। एंड ये भी याद रखना, इजराइल में डुअल नेशनैलिटी होती है ज्यादातर लोगों की, तो वो आसानी से जा सकते हैं दूसरे देश। तो भाई अल्टीमेटली होगा क्या ये तो कोई नहीं जानता, पर ये इंटरेस्टिंग बहुत रहेगा देखना कि इजराइल में एग्जैक्टली होता क्या है। अब भाई आप में से बहुत सारे लोग जो खुश हो रहे हो कि भाई अरे वाह वहाँ पे तो सिविल वॉर हो जाएगा, प्लीज डोंट बी। कोई भी वॉर अच्छा नहीं होता, जो कोई भी जिंदगी जाए वो बुरा ही है। और प्लस सबसे बड़ी बात ये मत भूलो कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है एंड ये कोई गलत हाथों में पड़ जाए, ये पर्टिकुलर बॉम्ब जितनी भी इनके पास एमिनेशन है, तो ये दुनिया भर में केओस क्रिएट कर सकती हैं।